साथियों, हार्दिक स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज के पिछले भाग में आपने जाना कि हीरागढ़ के राजा तिरखा सिंह ने अपनी पुत्री रत्ना के विवाह का टीका सजाकर नाऊ और पंडित को दूसरे राज्यों के राजाओं के पास भेजने की तैयारी की। अब कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वीर गाथाओं को आप सुन पाएंगे। अब आते हैं कहानी पर। एक सुनहरे सूर्योदय के साथ जब आसमान में रंगों की छटा बिखर रही थी, उसी दिन पंडित नाऊ और उनके कुछ विश्वसनीय सैनिक छकड़े पर लदे अनमोल खजाने के साथ राजकुमारी रत्ना का स्वर्ण जड़ित टीका लेकर एक रोमांचक और जोखिम भरे सफर पर निकल पड़े। यह टीका कोई साधारण आभूषण नहीं था, यह हीरागढ़ की शान राजकुमारी रत्ना के विवाह का प्रतीक था, जिसके साथ एक पत्र था और उस पत्र में लिखी शर्तें इतनी कठिन और चुनौतीपूर्ण थी कि बड़े बड़े वीरों के पसीने छूट जाते थे। कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद धूल भरे रास्तों, घने जंगलों और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को पार करते हुए नाऊ पंडित और उनके दल ने 52 के सभी राज्यों में अपने डेरे डाले। हर राज्य में, हर राजा के दरबार में उन्होंने गर्व के साथ राजकुमारी रत्ना के विवाह का संदेश सुनाया। पंडित और नाऊ की गूंजती आवाज में एक आह्वान था, एक चुनौती थी। टीका उठाओ, शर्तें पूरी करो और राजकुमारी रत्ना का हाथ थामो। परंतु हर बार जब राजा या राजकुमार उस पत्र को खोलकर उनमें शर्तों को पढ़ते तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती। ऐसा विवाह करने से तो अच्छा है कुंवारे ही मर जाएं, एक राजकुमार ने फुसफुसाते हुए कहा, जबकि दूसरा बोला, इन शर्तों को पूरा करने की कोशिश में मृत्यु तो निश्चित है। और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती थी हीरागढ़ के राजा तिरखा सिंह के सूरवीर पुत्रों को युद्ध में हराना। इन योद्धाओं की वीरता के किस्से 52 गढ़ों में गूंजते थे। उनकी तलवारें बिजली की तरह चमकती थी और उनका रण कौशल ऐसा कि शत्रु घुटनों पर आ जाए। कोई भी राजा या राजकुमार यह जोखिम लेने को तैयार नहीं था। इसी तरह दिल्ली के पिथौरागढ़ से लेकर बैरागढ़, झांझनगढ़, गोंडवाना, कुआंगढ़, गढ़गन्नौर, कलिंजर और गाजर के सभी राज्यों में टीका अस्वीकार होता रहा। हर जगह एक ही जवाब था, हमारी जान हमें प्यारी है। फिर भी नाऊ और पंडित का हौसला नहीं डगमगाया। उनकी निगाहें अब कन्नौज पर थी, जहां राजा जयचंद का दरबार था। नाऊ ने पंडित से कहा, शायद वहां कोई वीर हो जो इस टीके को उठाने की हिम्मत करे। परंतु नियति ने उनके लिए एक नया इम्तिहान तैयार किया था। कन्नौज की ओर बढ़ते हुए उनका रास्ता कुड़हर के घने और रहस्यमयी जंगल से होकर गुजरता था। यह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ पेड़ों की घनी छांव में खतरे सांस लेते थे और हर कदम पर अनिश्चितता का साया मंडराता था। कुड़हर के जंगलों का राजा था बौनाचोर, छोटा कद, तेज दिमाग और चालाकी का दूसरा नाम। अपने चुस्त और फुर्तीले साथियों के साथ वह इन जंगलों में छाया की तरह विचरता था। उसकी आंखें हर आने जाने वाले पर नजर रखती थी और उसका हर हमला सुनियोजित होता था। लुटेरों का यह सरगना जंगल का बेताज बादशाह था, जिसके नाम से व्यापारी और सैनिक कांपते थे। नाऊ और पंडित अपने सैनिकों और खजाने से लदे छकड़े के साथ इस जंगल में प्रवेश कर चुके थे। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। पेड़ों की सरसराहट और पंछियों की चुप्पी जैसे किसी खतरे की आहट दे रही थी। नाऊ ने पंडित की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, कन्नौज दूर नहीं, बस यह जंगल पार हो जाए तो जयचंद के दरबार में कोई न कोई वीर जरूर मिलेगा। पंडित ने सहमति में सिर हिलाया, पर उनका मन किसी अनहोनी की आशंका से भारी था। तभी अचानक जंगल की सन्नाटे को चीरती हुई एक तेज चीख गूंजी। पत्तियों की आड़ से धूल उड़ाते हुए बौनाचोर अपने साथियों के साथ प्रकट हो गया। उसका छोटा कद भले ही हंसी का पात्र लगे, पर उसकी आंखों में चमकती चालाकी और हाथ में चमकती तलवार ने सबके होश उड़ा दिए। उसके साथ ही जंगल के भूतों की तरह चारों ओर से घेरा डाल चुके थे। नाव की सांसें तेज हो गई।
पंडित का चेहरा पीला पड़ गया और सैनिकों ने अपनी तलवारें खींच ली। ऐ यात्री, रुक जाओ। बौनाचोर की आवाज में एक अजीब सी ठसक थी। यह कुड़हर का जंगल है और यहाँ मेरा राज चलता है। तुम्हारा खजाना, तुम्हारा टीका, सब अब मेरा है। नाव ने गहरी सांस ली और पंडित की ओर देखते हुए मन में सोचा कि क्या यह यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी या फिर कोई चमत्कार होगा। बौनाचोर, जिसकी आंखों में चालाकी और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी, अपने छोटे कद के बावजूद इतना भयानक लग रहा था कि नाऊ और पंडित के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। जैसे ही उनकी नज़र उस बौने पर पड़ी, दोनों हकलाने लगे, मानो उनकी जुबान को किसी ने ताला मार दिया हो। अचानक सामने खड़े डाकुओं के झुंड को देखकर पंडित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर भी हिम्मत जुटाकर उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? तब बौनाचोर, जिसका कद भले ही छोटा था मगर उसकी आवाज ऐसी थी मानो पहाड़ फट रहे हो, उसने गरज कर कहा, पंडित, यह मेरी सरहद है। यहाँ सवाल पूछने का हक सिर्फ मेरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज में इतना दम था कि पंडित का सारा साहस पल भर में ही हवा हो गया। वे चुपचाप खड़े रह गए, मानो उनकी बोलती बंद हो चुकी हो। बौनाचोर ने अपनी भौहें तरेरते हुए पूछा, बताओ, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? पंडित, जिनके माथे पर पसीने की बूंद चमक रही थी, उसने डरते डरते जवाब दिया, हम हीरागढ़ से आए हैं। हमारे राजा तिरखा सिंह की पुत्री रत्ना अब विवाह के योग्य हो चुकी है। हम उसी के विवाह का टीका लेकर निकले हैं। कई राज्यों में गए पर कोई भी यह टीका स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। बौनाचोर ने अपनी आंखें सिकोड़ी और व्यंग भरे लहजे में पूछा, क्यों? क्या सारे राज्यों में कोई कुंवारा नहीं बचा है या तुम्हारा टीका ही इतना बदनसीब है? पंडित ने गहरी सांस ली और बोले, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। दरअसल इस टीके के साथ कुछ ऐसी शर्तें जुड़ी हैं जिन्हें सुनकर बड़े बड़े राजा भी थर थर कांपने लगते हैं। 52 गढ़ों में एक भी राजा ने हिम्मत नहीं दिखाई। अब हम कन्नौज जा रहे हैं। सुना है वहाँ के राजा जयचंद का दरबार ऐसा है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। बौना की आंखों में एक चमक उभरी। वह उत्सुकता से बोला, शर्तें? कैसी शर्तें? जरा मुझे भी तो सुनाओ। पंडित ने अपनी थैली में से एक पुराना पीतल का डिब्बा निकाला जिसमें शर्तों का पर्चा रखा हुआ था। उनकी उंगलियां कांप रही थी मगर उन्होंने हिम्मत बांधी और शर्तें पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज में डर और रहस्य का मिश्रण था, मानो वे कोई प्राचीन जादुई मंत्र पढ़ रहे हो। पहली शर्त, जैसे ही कोई राजा यह टीका स्वीकार करेगा, हीरागढ़ का मुख्य मार्ग जो सोने चांदी से सजा, चौड़ा और भव्य है, वह तुरंत बंद कर दिया जाएगा। बारात को उस रास्ते से आने की इजाजत नहीं होगी। उन्हें दूसरा रास्ता चुनना होगा, चाहे वह कितना भी खतरनाक और दुर्गम ही क्यों ना हो। वह रास्ता जहां कांटों की चट्टानें, गहरी खाइयां और भटकाने वाले भूत प्रेतों का साया है। दूसरी शर्त, बारात को चींटियों के मैदान से होकर गुजरना होगा। यह वह मैदान है जहां लाखों करोड़ों चींटियां अपने नन्हे मगर तेज जबड़ों से हर कदम पर हमला करती हैं। एक गलत कदम और पूरी बारात चींटियों की भेंट चढ़ सकती है। वहां की हवा में भी डर की गंध बसी है और जमीन हर पल धोखा देती है। तीसरी शर्त, चींटियों के मैदान को पार करने के बाद बारात को 12 कोस का रेत का मरुस्थल पार करना होगा। वह मरुस्थल जहां सूरज आग की तरह तपता है और हवाएं त्वचा को झुलसा देती हैं। वहां पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती और प्यास ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। कई बारातें इस मरुस्थल में रेत के तूफानों में गायब हो चुकी हैं। चौथी शर्त, मरुस्थल के बाद बारात को हीरागढ़ की भयंकर नदी पार करनी होगी। वह नदी जहां विशाल मगरमच्छ अपने चमकते दांतों के साथ शिकार की ताक में रहते हैं। पानी के नीचे अनगिनत खतरनाक जीव जंतु छिपे हैं जो एक पल में पूरी बारात को निगल सकते हैं। पांचवी शर्त, नदी पार करने के बाद बारात को उस घने जंगल से गुजरना होगा जहां नरभक्षी दानवों का बसेरा है। वे दानव जिनके नाम से ही वीरों के दिल दहल जाते हैं। वह जंगल जहां हर पेड़, हर पत्ती और हर छाया एक नया खतरा छिपाए रहती है। वहां की हवाएं चीखती हैं और रातें इतनी अंधेरी हैं कि सूरज भी वहां नहीं झांकता। छठी शर्त,
हीरागढ़ के महल के तहखाने में एक बेशकीमती हीरा रखा है जो सूरज की तरह चमकता है। दूल्हे को उसे चुराना होगा, वो भी बिना किसी को भनक लगे। वहां एक छोटी सी चूक और सारी मेहनत बेकार हो सकती है। 7वीं शर्त, रानी के हाथ में एक रत्न जड़ित अंगूठी है जो उनकी सबसे प्यारी निशानी है। दूल्हे को उस अंगूठी को चुरानी होगी, मगर यह आसान नहीं है क्योंकि रानी की नज़रें हर पल उस अंगूठी पर रहती हैं और उनके पास जादुई शक्तियां भी हैं। 8वीं शर्त, दूल्हे को एक दिन राजा की कचहरी में बैठकर जनता के झगड़ों का न्याय करना होगा। वह कचहरी जहां हर मामला एक पहेली है और गलत फैसला मौत को न्योता दे सकता है। 9वीं शर्त, राजा के विशाल ऊंट को किले के बाहर ले जाना होगा, लेकिन बिना दरवाजे को तोड़े। यह ऊंट इतना विशाल है कि उसे बाहर निकालना किसी असंभव पहेली से कम नहीं है। 10वीं शर्त, राजा के तीनों पुत्र जो युद्ध में अजेय हैं, उन्हें युद्ध में परास्त करना होगा। इन तीनों भाइयों की ताकत, चालाकी और हथियारों का कोई जवाब नहीं है। जो भी इनके सामने आया वह कभी वापस नहीं लौटा। पंडित की आवाज थरथराने लगी थी और उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बौना चोर, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, अचानक ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। फिर वह बोला, पंडित, तुम्हारी ये शर्तें तो सचमुच दिलचस्प है। और अब बौना चोर ने एक ऐसा सपना देख लिया जिसे सुनकर बड़े बड़े सूरवीरों के पसीने छूट जाए। वह था हीरागढ़ के शक्तिशाली महाराज तिरखा सिंह की बेटी से विवाह करने का सपना। सामने खड़े थे पंडित जी, जिनके हाथ में था वह पवित्र टीका जो राजा तिरखा सिंह की बेटी की शादी का प्रतीक था। बौना चोर ने अपनी चमकती आंखों और दबंग अंदाज में कहा, पंडित जी, अब यह टीका मुझे दे दो और जाकर महाराज तिरखा सिंह से कह देना कि कुड़हर का बौना चोर बहुत जल्द बारात लेकर उनके महल के सामने खड़ा होगा। उसकी आवाज में इतना जोश था कि आसपास के डाकू साथी भी तालियां बजाने लगे। लेकिन पंडित जी, जो राजा के विश्वास पात्र थे, डरे नहीं। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, नहीं बौना चोर, राजा का निर्णय अटल है। उनकी बेटी का विवाह किसी चोर या अपराधी से नहीं होगा। यह सुनते ही बौना चोर का चेहरा लाल हो गया। वह अपनी जगह से उछला और गरजते हुए बोला, पंडित, अपनी यह कटीली जुबान बंद करो। यह मेरी सरहद है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। यह टीका मुझे देकर खुशी खुशी अपने हीरागढ़ लौट जाओ और मेरा संदेश राजा को बता देना। पंडित जी ने जब और समझाने की कोशिश की तो बौना चोर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने डाकू साथियों को इशारा किया और हुक्म दिया, इनके पास जितना भी धन है सब छकड़े सहित लूट लो। पंडित जी ने देखा कि अब मामला हाथ से निकल चुका है तो उन्होंने आखिरी कोशिश में कहा, ठीक है, तुम यह टीका ले लो, लेकिन मुझे और मेरे साथ आए इस नाव को नेग तो दे दो। इतना सुनकर बौना चोर ने ठहाका लगाया और बोला, अरे पंडित, मैं डाकुओं का सरदार हूँ, लूटना मेरा पेशा है और तुम मुझसे ही नेग मांग रहे हो। फिर भी मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लेकिन बौना चोर का नेग कोई साधारण उपहार नहीं था। उसने अपने साथियों से कहा, पंडित जी और नाव को सम्मान से बैठाओ और फिर उन्हें अलग अलग पेड़ों में बांधकर 21-21 कोड़े मारो। डाकुओं ने तुरंत आदेश का पालन किया। पंडित और नाव को जंगल के बीच 2 विशाल पेड़ों से रस्सियों से जकड़ दिया गया। फिर शुरू हुई कोड़ों की बौछार। हर कोड़े के साथ उनकी चीखें हवा में गूंज उठी। दर्द ऐसा कि लगता था अगला कोड़ा उनकी जान ले लेगा। सैनिकों ने बिना रुके 21-21 कोड़े मारे और फिर दोनों को घसीटते हुए बौना चोर के तंबू में ले गए। तंबू में बौना चोर अपने लूटे हुए धन के ढेर पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने पंडित जी को देखा जो दर्द से कराह रहे थे और फिर बौना चोर ने माखौल उड़ाते हुए पूछा, पंडित जी, बताइए, मेरी सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई? पंडित जी, जिनका शरीर कोड़ों की मार से थरथरा रहा था, उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब अगर और सेवा करेंगे तो हमारा मृत शरीर ही बचेगा। कृपया दया करें। बौना चोर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मेरा संदेश लेकर महाराज तिरखा सिंह के पास जाओ और कह देना कि बौना चोर बहुत जल्द ही हीरागढ़ में उनसे मिलेगा। पंडित और नाऊ अपने सैनिकों के साथ अपमान और दर्द का बोझ लिए हीरागढ़ की ओर लौट गए। लेकिन बौना चोर का दिल अभी शांत नहीं हुआ था।
उसे अब अपने सपने को हकीकत में बदलना था। बौना चोर अपने पिता राजा गंगा सिंह के पास पहुंचा और उसने सारी कहानी बयान की। कैसे उसने टीका लिया, कैसे उसने पंडित को सबक सिखाया और कैसे वह अब तिरखा सिंह की बेटी को अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। गंगा सिंह ने चिंतित होकर कहा, बेटा, यह क्या खतरा मोल ले लिया तुमने। तिरखा सिंह कोई साधारण राजा नहीं है और हीरागढ़ की सेना ताकतवर है। तुमने आग से खेलने का फैसला किया है। लेकिन बौना चोर ने अपने पिता की आंखों में देखा और दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, आप महल में बैठकर बस मेरी जीत का इंतजार करें। आपका बेटा आपकी बहू को लेकर जरूर आएगा। यह कहकर वह महल से निकल पड़ा। उसका मन अब नए जोश से भरा था। बौना चोर जानता था कि यह लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती। उसके दिमाग में एक ही नाम गूंज रहा था, वह था आल्हा और उदल का। महोबा के वे महान योद्धा जिनकी वीरता की कहानियां चारों दिशाओं में फैली थी। उसने मन ही मन कहा, जब मेरे मित्र आल्हा और उदल जैसे सूरवीर हैं तो भला मेरे रास्ते में बाधा कौन डाल सकता है। यह सोचकर वह महोबा की ओर चल पड़ा, जहां उसका इंतजार कर रहे थे दो ऐसे महायोद्धा जिनकी तलवारों के सामने बड़े बड़े साम्राज्य कांपते थे। साथियों, क्या आल्हा और उदल बौना चोर के इस पागलपन भरे सपने में उसका साथ देंगे? क्या उदल की तलवार और आल्हा की रणनीति बौना चोर को हीरागढ़ के महल तक पहुंचा पाएगी? क्या बौना चोर वाकई तिरखा सिंह की बेटी को अपनी दुल्हन बना पाएगा या यह उसका आखिरी दुस्साहस साबित होगा? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रोमांच, षड्यंत्र और वीरता से भरे इस सफर का अगला पड़ाव जानने के लिए हिंदीवादी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पूरी कहानी के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।